अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं टॉपिक है ये सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक एंड कोवेलेंट कंपाउंड्स एंड डायरेक्शन ऑफ आयनिक एंड कोवेलेंट कंपाउंड्स एंड डायरेक्शन एंड नॉन डायरेक्शंस, डायरेक्शनल एंड नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड। ठीक है, ये तीन टॉपिक्स आज इसके ऊपर हमने डिस्कस करने हैं। वैसे चैप्टर के लास्ट टॉपिक है से इसके बाद इस चैप्टर में सॉलिड की किस्में है, लेकिन वो सॉलिड अपने नेक्स्ट चैप्टर में जो सॉलिड चैप्टर है चैप्टर नंबर 6 है वहाँ पर हमने पढ़ना है। तो इसलिए मैं ये लास्ट टॉपिक हो सकता है तो हम एक्सरसाइज में कुछ टॉपिक्स है वो हम कर लेंगे। ठीक है, और टॉपिक मुश्किल नहीं है, बहुत ज़्यादा आसान है, करना भी नहीं चाहिए था कि उनके स्टूडेंट को इसका समझ आता है। लेकिन अगर नहीं आता है तो समझने की कोशिश करो, देखो मेरे साथ आया करो, बहुत ज़्यादा आसान है और हमने समझने की कोशिश करना है। वैसे एंट्री टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो NMDCAT है तुम्हारा आ रहा है, ठीक है, वहाँ पर ऐसे टॉपिक से तुम्हें बहुत इंटरेस्टेड MCQs मिल सकते हैं। बताऊँगा, लेक्चर्स करूँगा इन जैसी चीज़ों पर, तो लेक्चर्स करूँगा। अब देखिए, सबसे पहले हमारा है सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक एंड कोवेलेंट कंपाउंड्स। देखो मैंने लिखा आयनिक कंपाउंड्स व्हेन डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट द पॉजिटिव पोल ऑफ द सॉल्वेंट अट्रैक्ट द नेगेटिव एंड ऑफ द नेगेटिव पोल अट्रैक्टेड बाय द पॉजिटिव पोल एंड thus द सेपरेट द कैटायन एंड एनायन फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, while on the other hand non-polar solvent can dissolve non-polar solute by weak van der Waals forces। आप सोचेंगे ये क्या लिखा गया है? लिखा गया है, आपने समझना भी है, मुश्किल नहीं है। आप देखो इसको ज़रा, ठीक है, इसको थोड़ा सा पढ़ो तो आसान ही रहेगा, मसला नहीं रहेगा। आप देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है मैं तुम्हें बताता हूँ कि जब आप कोई कंपाउंड्स, आपको दो किस्म के कंपाउंड मिल सकते हैं, आयनिक कंपाउंड एंड कोवेलेंट कंपाउंड्स। ठीक है, कंपाउंड्स हमेशा दो एटम से मिलकर बना होता है, मॉलिक्यूल। ठीक है, एटम ज़्यादा भी हो सकते हैं, दो मुख्तलिफ किस्म के एटम्स हो सकते हैं। तो हमने क्या करना है, हमने करना कुछ इस तरह है, वहां पर बॉन्ड हमने देखना है कि बॉन्ड किस किस किस्म के एटम से मिलकर बना है। अगर वो बॉन्ड दो ऐसे एटमों से मिलकर बना है जिनके दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 है तो कोवेलेंट है। फिर अगर वो डिफरेंस आप लोगों को पता है, ऑलरेडी आपने पढ़ा है, 0 से लेकर 1.7 तक है तो वो कोवेलेंट है। ठीक है, इससे ऊपर जो होगा, इससे ऊपर जो होगा वो आयनिक होंगे। ठीक है, ऑलरेडी आप लोग इस बारे में पढ़ चुके हैं। अब रिएक्शन को जरा देखते हैं, थोड़ा ये भी पढ़े कि ये जो कोवेलेंट कंपाउंड है अगर डिफरेंस 0 से लेकर 0.8 तक है तो वो नॉन पोलर कोवेलेंट है, नॉन पोलर कोवेलेंट है। और अगर इससे ऊपर है तो ये पोलर कोवेलेंट है, पोलर कोवेलेंट, नॉन पोलर कोवेलेंट एंड पोलर कोवेलेंट। ओके जी, तो जी बात क्या है, अब अगर आयनिक कंपाउंड है तो चूंकि ये जो सब्सटेंस है ये तो पोलर है, इसमें पार्शियल, फॉर एग्जांपल ये मैं HCl कंसीडर करो तो इसमें पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव पोल्स होते हैं। तो ये कंपाउंड जो है, ये आयनिक कंपाउंड इसमें हल हो सकते हैं। क्यों कि आयनिक कंपाउंड लेट फॉर एग्जांपल वो NaCl है तो इसमें ये नेगेटिव, पार्शियल नहीं बल्कि ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये सॉरी ये एनायन है और ये कैटायन है। ये पॉजिटिव इसके पीछे भागेगा, ये इसके पीछे भागेगा, और इसका जो नेगेटिव पोल है पॉजिटिव आयंस को अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव पोल नेगेटिव आयन को अट्रैक्ट करेगा, और यू क्रिस्टल लैटिस में वो सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, अब अगर कोई नॉन पोलर कंपाउंड है
कोई नॉन पोलर कंपाउंड है, मैं नॉन पोलर की बात करता हूं, तो नॉन पोलर तो यहां पर हल नहीं हो सकते। आयनिक कंपाउंड जितने हैं वो इन नॉन पोलर में हल नहीं हो सकते हैं। वो अगर हल हो सकते हैं तो पोलर में हल हो सकते हैं। लेकिन दूसरी जानिब आप कोवेलेंट को देखें तो कोवेलेंट तो फिर दो किस्में हैं। कोवेलेंट के तो फिर दो किस्में, पोलर एंड नॉन पोलर। तो पोलर कोवेलेंट में हल होंगे, नॉन पोलर कोवेलेंट नॉन पोलर में हल होंगे। तो इसका क्या मतलब हुआ कि आयनिक कंपाउंड ऑलवेज पोलर में हल होते हैं। आयनिक कंपाउंड ऑलवेज पोलर में हल होते हैं, वाइल आयनिक कंपाउंड नॉन पोलर में हल नहीं हो सकते हैं। जबकि कोवेलेंट कंपाउंड नॉन पोलर और पोलर दोनों में हल पजीर है, हल हो सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। कोवेलेंट कंपाउंड जो है वो नॉन पोलर और पोलर दोनों में हल हो सकते हैं, जबकि आयनिक कंपाउंड कभी नॉन पोलर में हल नहीं हो सकते हैं, वो पोलर ही में हल होंगे। ठीक है, तो ये है। अब अगर तुम्हें लाइक डिसॉल्वेंट लाइक प्रॉपर्टी का पता है तो पोलर में हल होते हैं, नॉन पोलर में हल होते हैं, नॉन पोलर में हल नहीं होते, पोलर नॉन पोलर में हल नहीं होते। दैट इज नोन एज लाइक डिसॉल्वेंट लाइक प्रॉपर्टी। कोई मसला नहीं होना चाहिए, बहुत आसान है। ठीक है, तो ये है तुम्हारा टॉपिक नंबर नेक्स्ट, रिएक्शन ऑफ आयनिक एंड कोवेलेंट कंपाउंड्स। इस बॉन्ड को, ये जरा इंपॉर्टेंट है। देखो हमारे पास अगर अगेन से मैं तुम्हें ये बताऊं कि याद रखो, जब कभी ऑफ आयनिक कंपाउंड सॉलिड फॉर्म में लेंगे जैसे कि NaCl है, तो ये कभी रिएक्शन नहीं करेगा। सॉलिड फॉर्म में आयनिक कभी रिएक्शन नहीं कर सकते, बल्कि रिएक्शन नहीं करेंगे। मैं नहीं कहता कि स्पीड बहुत स्लो होंगे, स्पीड स्लो नहीं, बल्कि नहीं करेंगे। लेकिन जब आप इसको किसी पोलर सॉलिड में डिसॉल्व करेंगे ना, तो क्या हो जाएगा, आपने अभी पढ़ा कि जब भी आप इसको पोलर सॉलिड में डालते हैं तो इसका कैटायन और एनायन एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल यहां पर मैं तुम्हें एक एग्जांपल दे देता हूं। अगर ऑफ AgNO3 को पानी में डालो और साथ साथ ऑफ NaCl, ये जो कॉमन सॉल्ट है, टेबल सॉल्ट है, इसको पानी में डालो तो ये आयन देगा Ag आयन प्लस नाइट्रेट आयन। ये क्या देगा, नाइट्रेट आयन, और ये Ag आयन देगा। इसको तुमने पानी में डाला तो ये क्या देगा, सोडियम आयन और प्लस क्लोरीन आयन। अगर ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं तो ये बना देते हैं NaNO3 सोडियम नाइट्रेट और AgCl। बड़ा तेज रिएक्शन होता है, बड़ा तेज रिएक्शन होता है। ठीक है, मैं कहता हूं ये रिएक्शन बहुत ज्यादा तेज होता है। इसका से प्रेसिपिटेट बनेगा। प्रेसिपिटेट जो पेंदे में, बोतल के पेंदे में जहाँ तुम रिएक्शन करते हो ना, वहाँ का जो बॉटम होता है, बॉटम में कुछ चीज़ बैठ जाता है, उसको प्रेसिपिटेट कहता है। ठीक है, वाइट प्रेसिपिटेट AgCl का बनेगा। ठीक है, मैंने कहा ना, जब आप आयनिक कंपाउंड को किसी पोलर सॉल्वेंट में डाल देते हैं तो क्या हो जाएगा, आयंस बनाएंगे, और जब आयंस आपस में मिलते हैं तो बड़ी तेज के साथ एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं। लेकिन अब अगर तुम इसी कोवेलेंट कंपाउंड को, ये कंपाउंड जो है ये आप डाल देते हैं, लेट फॉर एग्जांपल HCl और कोई और HCl के साथ में NaOH तो नहीं, NH4OH आप ले ले, NH4OH आप ले ले, तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा NH4Cl, ये बनाएगा NH4Cl प्लस H2। ओके जी, ये रिएक्शन स्लो होगा। बताओ क्यों स्लो होता है। ये भी आयनिक है, सॉरी ये तो आयनिक है, लेकिन ये चीज़ तो कोवेलेंट है ना। ठीक है, ये तो कोवेलेंट है ना, तो इसका मैं कह देता हूँ, इसका मैं मिसाल लेता हूँ, ये तो आयनिक है। ठीक है, ये क्यों स्लो करेगा, यहाँ पर जो बॉन्ड था, जो आयनिक बॉन्ड था, वो तो पोलर सॉलिड में ये आयन ऑलरेडी बन ही गए हैं, तैयार बैठे हैं। लेकिन यहाँ पर जो हम इन दोनों के दरमियान करेंगे तो क्या हो जाएगा, अब इस तरह होगा कि ये बॉन्ड टूटेगा। ये बॉन्ड जब टूटेगा ना, पहला यहाँ पर तो तैयार आयन पड़े थे और यहाँ पर तो तैयार आयन नहीं, पहले बॉन्ड टूटेगा। जब बॉन्ड टूटता है तब जाके रिएक्शन करेगा, तो रिएक्शन थोड़ा सा स्लो होगा। लेकिन यहाँ पर तो बॉन्ड ऑलरेडी आयन्स बन गए हैं,
तो आयंस तैयार बैठे हैं बड़ी तेजी के साथ एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव पॉजिटिव और पॉजिटिव नेगेटिव को, जैसे कि ये दोनों आपस में इस तरह करते हैं। ठीक है, तो क्या मिलने वाले हैं, तुम्हें तेज प्रोडक्ट मिलने वाले, तेज रिएक्शन मिलने वाली है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आयनिक रिएक्शंस और ऑलवेज फास्टर देन कोवेलेंट रिएक्शंस। द रेट ऑफ आयनिक रिएक्शन ऑलवेज बी फास्टर देन कोवेलेंट रिएक्शन। ओके जी, द नेक्स्ट वन इज, अब क्या करना है, नेक्स्ट में आपने डायरेक्शन नॉन डायरेक्शनल की बात की है। अब देखो ये तीसरा डिफरेंस है जो हमने करना है। सबसे पहला डिफरेंस आपने क्या पढ़ा कि आयनिक और सॉल्युबिलिटी इन दोनों का पढ़ा था। आयनिक पोलर में हल होंगे और कोवेलेंट पोलर और नॉन पोलर दोनों में हल हो सकते हैं। ठीक है, फिर वो आप देखेंगे कि पोलर है कि नॉन पोलर। सेकंड आपने रिएक्शन पढ़ा कि आयनिक रिएक्शन फास्टर होते हैं और कोवेलेंट रिएक्शन स्लोअर होते हैं। ठीक है, अब डायरेक्शन एंड नॉन डायरेक्शन की बात करते हैं। हमारे पास आप देखिए ये एक मैं HCl और NaCl की बात अगर करो, सबसे पहले ऑफ NaCl को करो तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, न्यूक्लियस पहले शेल में इसके 2 इलेक्ट्रॉन और इसके बाद इसका कितने इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन और इसके बाद क्या कितने इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन का अगर देखो तो न्यूक्लियस 2 देन 8 एंड देन 7। ओके, फिर कितने, 7। ओके जी, ओके। अब हाइड्रोजन को देखो, HCl को देखो तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, 1 इलेक्ट्रॉन, और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है, 17 है। तो पहले शेल में 2 फिर 8 एंड फिर 7 इलेक्ट्रॉन। अब जनाब करना तुमने क्या है, अब देखो जी, अब इस तरह है कि ये इलेक्ट्रॉन जो है अगर यहाँ पर पड़ा है या यहाँ पर पड़ा है, यहाँ पर पड़ा है, जहाँ भी पड़ा है, ये ट्रांसफर हो जाता है, यहाँ पर आ जाता है। यहाँ पर किसी डायरेक्शन की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल और इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है कि हम इसको किसी डायरेक्शन से ज़ाहिर करें। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से भी आ सकता है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से भी जा सकता है, यहाँ से भी जा सकता है, यहाँ से भी जा सकता है। ये एटम इसको यहाँ भी एक्सेप्ट कर सकता है, यहाँ भी एक्सेप्ट एनीवेयर इस इलेक्ट्रॉन को ये एटम एक्सेप्ट कर सकता है, किसी डायरेक्शन पर इसका इन्हिसार नहीं होता है। लेकिन अगर ये इलेक्ट्रॉन मैं यहाँ पर बनाऊँ तो देखो ये बॉन्ड इस तरह कभी नहीं बन सकता है, क्योंकि आपने बॉन्ड ऑर्डर इससे पहले बॉन्ड लेंथ आपने पढ़ा, ये इस न्यूक्लियस से लेकर हम ऐसा बॉन्ड तो नहीं बना सकते। हम तो बॉन्ड अगर बनाएंगे तो इन दोनों के दरमियान सीधा ऐसे बनाएंगे ना। तो इसके लिए चाहिए ये है कि इस इलेक्ट्रॉन को कहाँ पर पड़ा होना चाहिए, यहाँ पर पड़ा होना चाहिए। इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर पड़ा होना चाहिए। तो क्या करेगा, ये दोनों आपस में इस तरह बॉन्ड करेंगे, एक प्रॉपर डायरेक्शन होगा, एक प्रॉपर डायरेक्शन में ये दो एटम आपस में पड़े होंगे। याद रखो अगर डायरेक्शन प्रॉपर नहीं है तो फिर बॉन्ड भी नहीं बन सकता है। ठीक है, 10 पस हम इस नतीजे पर पहुंच गए हैं कि आयनिक कंपाउंड जो होते हैं हमेशा नॉन डायरेक्शनल होते हैं और कोवेलेंट कंपाउंड हमारे पास हमेशा डायरेक्शनल होते हैं। कोवेलेंट कंपाउंड क्या होते हैं, डायरेक्शनल होते हैं। आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, नॉन डायरेक्शनल होते हैं। अब तो जब इसका इसमें डायरेक्शन होता है तो प्रॉपर बॉन्ड्स एंगल होंगे ना, जैसे कि CH4 अब कोवेलेंट कंपाउंड है, प्रॉपर डायरेक्शन में है, बॉन्ड एंगल 109.5 है। ठीक है, जब बॉन्ड एंगल 109.5 पर पहुंच जाता है तब जाके CH4sp3 हाइब्रिडाइजेशन इसमें हो जाता है कार्बन में। लेकिन आयनिक के लिए कोई एंगल ऑफ नहीं बना सकते हैं। ठीक है, कोई किसी एंगल की जरूरत पड़ती नहीं है। ठीक है, तो यही है, ये 3 डिफरेंसेस आपने पढ़ने हैं। मुश्किल नहीं, आसान है, आप पढ़ा करें, कोई मसला हो। लेकिन याद रखो MCQs के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर से मुलाकात होंगी। लेकिन याद रखो जो हमने नेक्स्ट हमारा एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन है मैं देखूंगा, अगर मुश्किल है तो करूँगा, मुश्किल नहीं है तो इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर फिर से शुरू करूँगा। सी यू नेक्स्ट टाइम। अस्सलाम वालेकुम।